चलिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। यहां पे देखिए ये फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल, और यहाँ पे रेडिकल है टर्सरी ब्यूटाइल। भाई 3-4 कार्बन का है ब्यूटाइल होगा, और 3 डिग्री रेडिकल है तो टर्सरी ब्यूटाइल, तो नेम ऑफ कंपाउंड हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। यहां पे देखिए फंक्शन ग्रुप है अमीन, और जो रेडिकल है ये है नियोपेंटाइल, तो इस मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा नियोपेंटाइल अमीन, नियोपेंटाइल अमीन। यहां पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और रेडिकल अगर हम देखें तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 4 कार्बन का रेडिकल ब्यूटाइल, और 2 डिग्री है, तो इस कंपाउंड का नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पे देखिए ये भी अल्कोहल है, 3 कार्बन का है, प्रोपाइल होगा, 3 कार्बन का है, तो ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड, तो अनब्रांच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। यहां पे देखिए ये है आइसोसाइनाइड, रेडिकल है आइसोप्रोपाइल, सो नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज आइसोप्रोपाइल आइसो। यहां पे देखिए ये है मिथाइल और ये है इथाइल, और फंक्शनल ग्रुप है ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक इथाइल और एक मिथाइल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इथाइल पहले लिखेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल और लास्ट में ईथर। क्लियर, इथाइल मिथाइल ईथर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो यहां पे अगेन ईथर है, अब इधर है इथाइल और ये है आइसोप्रोपाइल, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम पहले ई लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। यहां पे देखिए ये है इथाइल 2 कार्बन का CH2CH3, और ये है 1 कार्बन का, तो एक तरफ है इथाइल एक तरफ है मिथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले लिखा। यहां पे देखिए ये है विनाइल और ये है एलाइल। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम एलाइल पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम एलाइल विनाइल कीटोन, एलाइल विनाइल कीटोन। देखिए अभी जो हमने कॉमन नेम देखा था वो सिस्टम ए के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब देखते हैं सिस्टम बी के अकॉर्डिंग। देखिए सिस्टम ए और सिस्टम बी में डिफरेंस क्या है। सिस्टम बी जो है वो ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, ऐसे फंक्शन ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप कौन कौन से हैं, तो जैसे आप COOH को देखिए तो ये एसिड है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है। अगर कहीं पर COOH होगा तो उसका नाम हो जाएगा इक एसिड। और एस्टर, और अगर एस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, जब भी हमें एस्टर का नाम लिखना होगा तो हम पहले हमेशा उसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन के साथ R जुड़ा है एल्काइल, और ये 8 हो जाएगा एल्काइल 8। एनहाइड्राइड है, ये भी कार्बन कंटेनिंग है और इसका नेम हो जाएगा इक एनहाइड्राइड। COCl ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा इल क्लोराइड। CONS2 अमाइड, इसका अमाइड ही होगा। एल्डिहाइड का एल्डिहाइड। अब यहां पे देखिए CN और NC ये दो ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जिनको सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों में रखा है। सिस्टम ए में जब रखते थे तो CN का नाम लिखते थे साइनाइड, और वहीं पे सिस्टम बी में हम इसका नाम ओ नाइट्राइल रखेंगे।
अब पहली बात तो हमें सिस्टम बी में जब नॉमेनक्लेचर करना है तो क्या देखना पड़ेगा कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है। जैसे वहां पे OH का नाम था एल्कोहल, राइट, तो यहां पे COOH के लिए इक एसिड। दूसरी बात यह है कि सिस्टम बी के लिए रूट वर्ड डिफरेंट है सिस्टम ए से। जैसे सिस्टम ए में रूट वर्ड था मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, सिस्टम बी में जो रूट वर्ड है वो एक कार्बन के लिए है फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटाइल। अब जब 4 कार्बन है तो 2 पॉसिबिलिटी है, वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। तो अगर अनब्रांच्ड है तो नॉर्मल ब्यूटायरिक, ब्रांच्ड है तो आइसोब्यूटायरिक। 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं टर्म वेलर, अनब्रांच्ड के लिए नॉर्मल, 1 ब्रांच है तो आइसो और 2 ब्रांच है तो नियो। अगर कार्बन कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड है, 3 कार्बन है और 1 मल्टीपल बॉन्ड है, 3 कार्बन के साथ 1 मल्टीपल बॉन्ड, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इक्राइल। और अगर 4 कार्बन के साथ बीच वाले कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम करते हैं टर्म यूज क्रोटोन। और अगर CH3CO और ये कार्बन यहां पे कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा दिया जाए तो इसको कहते हैं पाइरूव। तो फॉर्म एसिड प्रोपियन। अब जैसे देखो, 1 कार्बन का एसिड है तो फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड है तो एसिटिक एसिड, 3 का प्रोपियोनिक, 4 का नॉर्मल ब्यूटारिक आइसोब्यूटारिक, 5 कार्बन का अगर है तो नॉर्मल वैलेरिक एसिड आइसो और नियो वैलेरिक एसिड। ऐसे मान लो 1 कार्बन का अमाइड है तो वो हो जाएगा फॉर्मामाइड, 2 कार्बन का अमाइड तो एसिटामाइड। तो अब चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे किसी भी कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। COOH। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, और ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस बार हम सिस्टम बी में फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो COOH के कार्बन को इंक्लूड करने पर भी एक ही कार्बन हुआ, और 1 कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं फॉर्म, और COOH के लिए लिखते हैं इक एसिड, तो पूरे का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। यहां पे देखिए टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एसिड, और COOH के लिए इक एसिड, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया एसिटिक एसिड। ऐसे यहां पे देखिए 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हो गया फॉर्म, और CONH2 के लिए अमाइड के लिए अमाइड, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फॉर्मामाइड। यहां पे देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एसिड, और फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया एसिटामाइड। अब इस बार देखें अगर हम, तो ये CH3 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटाइल यूज करते हैं, बट यहां पे 4 कार्बन के साथ एक ब्रांच भी है, और जब 4 कार्बन के साथ ब्रांच है तो हम उसके लिए यूज करेंगे आइसोब्यूटाइल, और COOH के लिए इक एसिड, सो नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज आइसोब्यूटायरिक एसिड। यहां पे देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए से यहां पे हमने एसिड यूज किया था, यहां पर भी एसिड यूज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप है यहां पे COCl, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं इल क्लोराइड, तो इस मॉलिक्यूल का नाम एसिटाइल क्लोराइड। यहां पे देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एसिड, और CN के लिए हम यूज करते हैं ओ नाइट्राइल, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया एसिटो नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहां पे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, 5 कार्बन से हम यूज करते हैं वैलेर, लेकिन यहां पर 5 कार्बन के साथ 2 ब्रांच है, तो 2 ब्रांच है तो नियो, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा नियो वैलेरिक एसिड। अब यहां पे 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए इक्राइल और इक एसिड लगा दिया। 4 कार्बन के साथ जब एक डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए लिखते हैं क्रोटोन, और यहाँ पे CHO है, CHO को एल्डिहाइड, तो क्रोटोन एल्डिहाइड। बिल्कुल आपको करना है क्या है, रूट वर्ड को और नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप को ऐड कर देना है तो कंपाउंड का नेम हो जाएगा। यहाँ पे ये सिस्टम है पायरूव, है ना, इतने इसको हम कहते हैं पायरूव, और
यहां पे लगा है CHO एल्डिहाइड, तो पायरूव एल्डिहाइड। ये इतना पार्ट है पायरूव और COOH लगा है तो पायरूविक एसिड। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, नियो नहीं आइसो। ठीक है, तो अब इसमें 5 कार्बन के साथ एक ब्रांच है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये ऐसा 13 वाला चेंज कर लेते हैं, CH3 CH3 CO NH2, इसको ऐसा कर लो। ठीक है, तो अब अगर यहां पे देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के साथ 2 ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा नियो वेलर अमाइड, नियो वेलर अमाइड। चलिए देखिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नॉर्मल। अभी हमने कॉमन नेम पढ़ा, ठीक है, अब इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नेम। ठीक है, हमने देखा कॉमन नेमिंग में कुछ एरर्स है, कुछ कमियां हैं, हम हर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम नहीं लिख सकते, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम हर मॉलिक्यूल का करेक्ट IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए मैं आपको 3 रूल बताऊंगा। अगर ये 3 रूल आपके समझ में आ गए तो आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट रूल क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 3 चीजें ही हो सकती हैं। उसमें एक तो होगा रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉमन नेम में और IUPAC नेम में। जब हम कॉमन नेम पढ़ते हैं वहां पे रूट वर्ड पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन ओनली। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन है, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन, इससे मतलब नहीं है। तो एक तो रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड का मतलब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन, और जो रूट वर्ड के पहले लगेगा वो प्रीफिक्स, और जो रूट वर्ड के बाद में लगेगा वो सफिक्स। अब कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें सिर्फ 3 ही चीजें हो सकती है, उसमें प्रीफिक्स होगा, रूट वर्ड होगा और सफिक्स होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। 3 चीजें होंगी, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। अब एक बात समझिए, प्रीफिक्स जो है ये 2 टाइप के होंगे, एक 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक 1 डिग्री प्रीफिक्स। ऐसे सफिक्स भी 2 टाइप के होंगे, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, इसमें उसमें 5 चीजों के अलावा कुछ नहीं होगा। क्या क्या होगा, एक तो रूट वर्ड होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। आपको नाम लिखने से पहले क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन 5 चीजों को ढूंढना है कि अच्छा 2 डिग्री प्रीफिक्स कितने हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स कितने हैं, रूट वर्ड क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स क्या है। ठीक है ना, जब आपको ये पांचों मिल जाएं तो उनको इसी सीक्वेंस में लिख दीजिए। सबसे पहले जितने 2 डिग्री प्रीफिक्स है उनको लिख दें, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स को लिख दें, फिर रूट वर्ड लिख दीजिए, फिर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये कंपाउंड का IUPAC नेम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है। तो रूट वर्ड पता करने के लिए मैं आपको रूल 2 बताऊंगा, रूल 3 बताऊंगा, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन चेन को सेलेक्ट कैसे करते हैं। एक बार आपने मेन चेन का सही सिलेक्शन कर लिया तो फिर केवल काउंट करना है उसमें कितने कार्बन है। जैसे 5 कार्बन है तो रूट वर्ड पेंट आ जाएगा। तो जब हम सेकेंड रूल पढ़ेंगे, थर्ड रूल पढ़ेंगे, वहां पे आपको मेन चेन को या प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना बताऊंगा, जिससे आप रूट वर्ड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर और क्वेश्चन आए कि सर 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, दे आर 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर एक क्वेश्चन आ गया कि सर सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो देखिए, जितनी भी साइड चेन होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जितनी भी साइड चेन होंगी, सभी साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें इस तरह से 5 कार्बन है और ये कुछ साइड चेन है। तो अब ये हो गई मेन चेन, और जो बाकी की बची हैं ये हो गई मेन चेन, ये, और अब ये जो बाकी के बचे हैं वो क्या हो गए, साइड चेन।
तो जितनी भी साइड चेन है उन सभी को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूएंट किसे कह सकते हैं हम? तो एक चीज हो गई कि जितनी भी साइड चेन है, ऑल द साइड चेन्स आर सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा, और क्या हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट? ऑल कंपल्सरी प्रीफिक्स। अब कंपल्सरी प्रीफिक्स के मतलब क्या है? हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा रूट वर्ड के पहले लगते हैं। कौन कौन से? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। चार तो ये हो गए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो यानी हेलोजेंस। उसके अलावा नाइट्रो, NO2, नाइट्रोसो, ये हो गया एल्कॉक्सी। ईथर को क्या कहते हैं हम? एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। और एक होता है इपॉक्सी यानी साइक्लिक ईथर, इपॉक्सी यानी साइक्लिक ईथर। तो ये 8 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा प्रीफिक्स की ही तरह लगते हैं। ये हमेशा रूट वर्ड के पहले लगते हैं, ये कभी भी रूट वर्ड के बाद नहीं लगते। इनका फिक्स है कि ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगेंगे। जैसे यहां पे अगर Cl लगा दिया जाए तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पे OR लगा दिया जाए या OCH3 लगा दिया जाए तो OCH3 भी सब्स्टिट्यूएंट है। आ रही बात समझ में? तो जितने भी ऐसे फंक्शन ग्रुप है जिनको कंपल्सरी प्रीफिक्स कहते हैं, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर यानी एल्कॉक्सी और साइक्लिक ईथर यानी इपॉक्सी। जैसे देखो, हम हमेशा आईयूपीएसी में क्लोरोब्यूटेन लिखते हैं, कभी भी ब्यूटेन क्लोराइड आईयूपीएसी नहीं लिखा जाता या ब्यूटेन क्लोरो नहीं लिखा जाता। जैसे आईयूपीएसी में हमेशा नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, ठीक है, एथेन नाइट्रो कभी नहीं लिखते हम, क्योंकि नाइट्रो ऐसा है जो हमेशा रूट वर्ड के पहले लिखा जाएगा। तो ये 8 फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जो कंपलसरी कि भैया ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही लगेंगे। तीसरा, ऑल फंक्शनल ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप लगा है, COOH। तो अगर एक ही फंक्शन ग्रुप लगा है तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपाउंड है जिसमें 2 फंक्शन ग्रुप लगे हैं, COOH भी और OH भी, तो प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आता है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और ये जो OH है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक ही OH लगा है तो फिर यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के अलावा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शन ग्रुप है वो सभी सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। तो हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स ढूंढ लिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आ गई? ऑल द साइड चेन, ऑल कंपल्सरी प्रीफिक्स, ठीक है। कंपल्सरी प्रीफिक्स में एल्कॉक्सी भी आ गया, ईथर और इपॉक्सी यानी साइक्लिक ईथर भी कंपल्सरी प्रीफिक्स में। तो ये 8 हमारे पास ऐसे हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगते हैं और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा बचे हुए फंक्शन ग्रुप। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? तो एक्चुअली जो 1 डिग्री प्रीफिक्स हैं ये हमेशा साइक्लिक कंपाउंड में ही लगते हैं, ओपन चेन में 1 डिग्री प्रीफिक्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे ब्यूटेन है, अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो ब्यूटेन है, अगर वही क्लोज चेन होता तो साइक्लोब्यूटेन है। तो साइक्लोब्यूटेन में जो साइक्लो है वो 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें स्केलेटन के बताता है, स्केलेटन के बारे में बताता है कि कंपाउंड ओपन चेन है तो कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर क्लोज्ड है तो साइक्लो लगाएंगे। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स केवल साइक्लिक कंपाउंड में आएगा, ओपन चेन में तो आएगा ही नहीं। तो अब एक बात समझिए कि अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं निकालना है, तो अब केवल 4 ही चीजें देखनी है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर है क्या यहां तक? क्या आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि 1 डिग्री प्रीफिक्स केवल साइक्लिक में लगेंगे, ओपन में इनका कोई रोल ही नहीं होगा। अब बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स कि 1 डिग्री सफिक्स क्या है। रूट वर्ड आप सबको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, 5 कार्बन होता तो उसके लिए पेंट, हेक्स। मतलब जो सिस्टम ए में हमने रूट वर्ड देखा था कॉमन नेम में, वही रूट वर्ड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में एज सच एक्सेप्टेड है, कुछ भी चेंज नहीं करना है।
सफिक्स जो है ये दो टाइप के, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। जो 1 डिग्री सफिक्स है ये नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है, नेचर ऑफ बॉन्ड। किसमें? प्रिंसिपल चेन में नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी प्रिंसिपल चेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे एन। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। अब अगर दो डबल बॉन्ड आ गए किसी कंपाउंड में तो दो डबल, जैसे ये मॉलिक्यूल है जिसमें दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हम ब्यूट डाइइन नहीं लिखेंगे कि दो डबल बॉन्ड है तो ब्यूट डाइइन, इसका नाम लिखेंगे ब्यूटा डाइइन। तो दो डबल बॉन्ड आने पर हम लगाते हैं आ डाइइन। ऐसे दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाते तो आ डाई आइन। और अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक डबल है और एक ट्रिपल है तो अब हम यहां पे डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, बट इन का हम ई हटा देंगे तो ये हो जाएगा इनाइन। और यहां पे ध्यान रखना इन हमेशा आइन से पहले लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेट में इन पहले आता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डबल बॉन्ड लिखे जाते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ उनकी पोजीशन लिखी जाती है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं इन सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ साथ उनकी पोजीशन भी मेंशन होती है। तो मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ उसकी पोजीशन लिखी जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट के साथ उसकी पोजीशन लिखी जाएगी। लास्ट में आएगा कि सर 2 डिग्री सफिक्स क्या है। तो देखिए 2 डिग्री सफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, जैसे COOH और OH है। अब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं COOH और OH, तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स होगा वही 2 डिग्री सफिक्स होगा। तो 2 डिग्री सफिक्स हमेशा किससे डिसाइड होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। जैसे आप सबको पता है OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है ऑल। तो अगर किसी कंपाउंड में OH लगा है, केवल OH है, तो उसका सफिक्स ऑल हो जाएगा। जैसे COOH है तो उसका सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड। तो 2 डिग्री सफिक्स कौन डिसाइड करेगा? 2 डिग्री सफिक्स कौन डिसाइड करेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। अब आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन पांचों चीजों को ढूंढ लिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। बस इनको एक तरफ से लिख दीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिखिएगा और साथ में उनकी पोजीशन लिख दीजिए तो कंपाउंड का कंप्लीट नेम हो जाएगा। अब अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। अभी भी कुछ कंफ्यूजन होंगे आपके मन में, जैसे एक कंफ्यूजन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या होगा? सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन चेन कौन सी होगी? तो वो रूल 2, 3, 4 में क्लियर होंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? सो बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे। इफ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट इज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। भैया अगर एक ही फंक्शन ग्रुप है तो यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, अकेला है ना तो वही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, लेकिन मोर देन वन है देन यूज करना है प्रायोरिटी ऑर्डर। अकेला है ना, ऐसा होता है ना, अकेले होते हैं आप तो आप ही घर के बॉस होते हैं, फिर आ जाते हैं पापा, फिर पापा बॉस हो जाते हैं घर के, फिर वही होता है जो पापा कहते हैं, फिर लास्ट में आ जाती है मम्मी, फिर किसी की बात नहीं सुनी जाती है ना। तो वैसे ही जब अकेला एक फंक्शन ग्रुप होगा तो वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, लेकिन अगर दो आ गए, जैसे मान लो अगर सिर्फ OH प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? इटसेल्फ OH। अगर अकेला COOH है तो COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि COOH और दोनों OH एक कंपाउंड में आ गए तो अब बताइए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? COOH या OH? COOH। यस,
जैसे अकेले एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, लेकिन अगर एल्डिहाइड के साथ अमाइड भी आ गया तो अब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड या अमाइड? क्या आपको ये सेकंड रूल भी समझ में आ गया? यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत जल्दी तुम लोगों को समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इसको टेबल को अपने को याद रखना पड़ेगा। अब याद रखने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है, सबसे पहले आते हैं तीनों एसिड, ठीक है। देखो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हुआ, दूसरा हुआ सल्फोनिक एसिड, तो पहले एसिड, सल्फोनिक एसिड और फिर एसिड से ही मिलता जुलता एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले तीन एक साथ याद हो गए, कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड। नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार कि तीन या चार फंक्शन ग्रुप दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर का सही सीक्वेंस क्या है, तो वो तभी कर पाएंगे आप जब आपको ये टेबल याद हो, ठीक है। तो पहले एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, पहले तीन आ गए कौन से, एसिड वाले, फिर तीन आएंगे एसिड डेरिवेटिव, फिर कौन आएगा, एस्टर, एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड और फिर एसिड एमाइड, ठीक है। तो देखो पहले एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ये तीन हो गए। अब अगले तीन, एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एमाइड। अब यहां पे बहुत सारे लोग कर जाते हैं गलती, लोगों को भूल जाता है कि एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आप ध्यान रखिएगा एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी एसिड एमाइड से ज्यादा है। फिर सेवंथ और एट्थ ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, याद रखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप याद हो जाता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ऐसे ही अगले दो, एल्डिहाइड कीटोन, ये भी याद हो जाता है, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड पहले आएगा, कीटोन बाद में आएगा। लास्ट में बचे तीन, ये भी मिलते जुलते हैं, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और लास्ट में अमीन। ये चार जो है कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमीन, ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे अगर इनको सबको एक साथ करना हो तो देखो सबसे पहले एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ये तीन, फिर एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, 6, फिर अगले दो दो के सेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, 10, फिर एल्कोहल, एल्कोहल से मिलता जुलता थायो एल्कोहल और उसी से मिलता जुलता अमीन। तो ये हो गया 13 फंक्शन ग्रुप। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने ये तो पता कर लिया कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, बट असली प्रॉब्लम तो है प्रिंसिपल फंक्शन, सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो रूट वर्ड के पहले लिखे जाएंगे, जो सफिक्स होंगे वो रूट वर्ड के बाद लिखे जाएंगे। तो लेकिन रूट वर्ड कैसे डिसाइड करें, तो भैया रूट वर्ड कैसे डिसाइड करेंगे, रूट वर्ड के लिए प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन ढूंढना है, तो उससे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढो, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल चेन कैसे डिसाइड करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिंसिपल चेन क्या होगी। बहुत सारे लोगों ने स्कूल में पढ़ा होता है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो अब से ध्यान रखिएगा हम लॉन्गेस्ट चेन का नहीं बल्कि हम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं। और प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट भी हो सकती है और लॉन्गेस्ट नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट हो, ठीक है। जैसे कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल चेन के लिए कि जो भी मेन चेन हम सेलेक्ट कर रहे हो मेन चेन में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जरूर आना चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई ऐसी चेन नहीं हो सकती जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ना आए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को तो लेना ही लेना पड़ेगा। अब अगर एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो आप एक ले लीजिए, और अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो जितने मैक्सिमम ले सकते हैं, जितने मैक्सिमम मेन चेन में आ सकते हैं उतने लेंगे। फंक्शन ग्रुप भी कैसे लेने हैं हमें, मैक्सिमम नंबर में। फिर क्या देखेंगे, अगली प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अब अगली प्रायोरिटी है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ज्यादा से ज्यादा ले लिए तो अब मल्टीपल बॉन्ड ले दिए, और मल्टीपल बॉन्ड लेते समय भी हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन में आ जाए। उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड आना जरूरी है, कार्बन कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो अब अगली प्रायोरिटी आप क्या देखें, क्या कौन सी चेन को मेन चेन लें, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। नंबर ऑफ कार्बन के बाद देखना है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइड चेन या ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें मेन चेन लेना है।
आपने कहा सर सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल आ रहे हैं, तो अब क्या देखें, तो अब देखेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। क्या होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट अभी बताऊंगा। और सबसे लास्ट में देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे अगर एक तरफ क्लोरो है और एक तरफ ब्रोमो है तो हम क्लोरो को प्रायोरिटी देंगे, ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे। ब्रोमो और क्लोरो में बी पहले आता है तो ब्रोमो की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो वहां पे किसको प्रायोरिटी दें, डबल को या ट्रिपल को, तो जहां कार्बन ज्यादा आएंगे उसको प्रायोरिटी देंगे। आपने कहा सर कार्बन इक्वल है, तो जहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आएंगे, आपने कहा सर सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल है, तो देख लो सेट ऑफ लोकेंट कौन पास पड़ रहा है डबल और ट्रिपल में। आपने कहा सर डबल ट्रिपल इक्वल पोजीशन में है, केवल ऐसी पोजीशन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है ईन और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, और ईन की प्रायोरिटी आइन से ज्यादा है। तो अगेन एक बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को लगता है कि डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल सही है ये, पर यह आधा सच है। डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी केवल तब देते हैं जबकि लास्ट तक पहुंचने पे डिफरेंस पता ना चले, और तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग डबल को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि सर इनको यूरू अभी आपको दिमाग समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कैसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखेंगे, कैसे देखें कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कहां है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कैसे यूज करेंगे। तो अपन एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इनको कैसे कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर मैं मेन चेन इसको लेता हूं, अगर मैंने मेन चेन इसको लिया तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन की चेन मिल गई हमारे पास, और साथ में Br और Cl मिले, राइट। हमारे पास एक दूसरी चॉइस है, हम यहां पे 4 कार्बन की चेन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक 6 कार्बन की चेन लिया और एक 4 कार्बन की। अब जब मैंने पूछा कि इन दोनों में से कौन सी चेन सही है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर 6 कार्बन वाली, और उनका लॉजिक ये था कि सर 6 कार्बन वाली में Br और Cl लगे हैं फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शन ग्रुप लगे इसलिए इसको मेन चेन लेंगे। Br और Cl तो सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पे आपको 6 कार्बन जरूर मिले हैं, लेकिन आपके 6 कार्बन के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपको ज्यादा क्या मिले, सब्स्टिट्यूएंट मिले। और हमें सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा और नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल बॉन्ड। आपको 6 कार्बन तो मिल गए लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिला। यहां पे आपको 4 कार्बन मिला है लेकिन साथ में मल्टीपल बॉन्ड मिला है। क्या चाहिए आपको, ज्यादा कार्बन चाहिए या ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, यस। इसलिए ये राइट सिलेक्शन है, ये रॉन्ग सिलेक्शन है। फिर क्या हुआ, कुछ लोग मान नहीं रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि सर देखो, अगर अपन इसको मेन चेन लेते हैं तो Cl भी मिल जाएंगे, Br भी मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट भी मिल गए, कार्बन भी ज्यादा मिल गया, और पूरा डबल बॉन्ड नहीं मिला तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड को टच करता हुआ तो जा ही रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, मेन चेन में पूरा का पूरा डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेन चेन को टच करता हुआ चला जाए तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, सो 4 करेक्ट, 4 कार्बन, दिस इज राइट सिलेक्शन, दिस इज रॉन्ग सिलेक्शन। ओके, सेकेंड एग्जांपल में मेन चेन में कितने कार्बन, तो देखो पहली बात तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, COOH है। तो अगर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसका कार्बन तो मेन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए। अब अगर आप सीधे चले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे, और अगर दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं 3 कार्बन की तो इस बार 3 ही कार्बन मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए मेन चेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप चाहिए या नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा चाहिए, बताइए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की या नंबर ऑफ कार्बन की, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की। ठीक है, तो अब बताओ मेन चेन में कितने कार्बन, 3 या 5, मेन चेन में कितने कार्बन, 3 या 5, यस, सो दिस इज राइट सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। बताइए इस बार मेन चेन, इस बार प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, पहला तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, CN। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, साइनाइड। तो अगर साइनाइड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसके कार्बन को तो मेन चेन में लेना ही है। अब नीचे आएंगे तो 4 कार्बन मिलेंगे, सीधे चले जाएंगे तो 5 कार्बन मिलेंगे। क्या चाहिए तुम्हें बेटा, ज्यादा कार्बन चाहिए या मल्टीपल बॉन्ड चाहिए,
क्या चाहिए, ज्यादा कार्बन या मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, और इसलिए ये जो है ये राइट सिलेक्शन है, ये हो जाएगी मेन चेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एग्जांपल। बताइए इस बार मेन चेन में कितने कार्बन हैं? मेन चेन में कितने कार्बन? ठीक है, तो पहली बात तो SO3H है, तो क्या करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। कितने कार्बन की चेन है? 6 की या 5 की? 5 की। 5 की क्यों? क्योंकि ये कार्बन थोड़ी, ये तो सल्फर है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बताइए मेन चेन में कितने कार्बन? मेन चेन में कितने कार्बन? 4। अब देखिए यहां पे क्या ये मेन चेन है या नहीं है? ये जो मैंने मेन चेन सेलेक्ट किया है, ट्रू और फॉल्स? सही है गलत है? ये गलत है। अच्छा क्यों गलत है? अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? भाई OCH3 फंक्शन ग्रुप था, मैंने फंक्शन ग्रुप को मेन चेन में लिया, और आप लोग बोल रहे हैं गलत है। OCH3 फंक्शन ग्रुप था, फंक्शन ग्रुप को मेन चेन में लिया, आप बोलते हैं गलत है। क्योंकि OCH3 फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, OCH3 तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमें मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेनी थी, यानी ये मेन चेन होनी चाहिए। ये सही सिलेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस बार मेन चेन सिलेक्ट करना है, तो फिर से बताइए कितने कार्बन की मेन चेन होगी? इस बार 4 कार्बन, लेकिन इस बार प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है OH। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है कि इधर जाएं और 3 कार्बन की चेन ले लें, या फिर इधर जाएं और 4 कार्बन की चेन ले लें। क्या करें, 3 कार्बन की चेन या 4 कार्बन की? और यहां पे ये राइट सिलेक्शन है। चलो नेक्स्ट, 7th एग्जांपल। बताओ मेन चेन में कितने कार्बन? 5 या 4? 5। अच्छा चलो, जो लोग 4 कह रहे हैं उनके पास 3 चॉइस है, मैं आपको 3 चॉइस दे रहा हूं, आप बता दीजिएगा कौन सी सही है। एक ये वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये आ रहा समझ में? 3 चॉइस है। एक बार 5 कार्बन को ले लिया, एक बार ऊपर वाले 4 कार्बन, एक बार 3 कार्बन। क्या करें? 5 का, बिल्कुल। देखो बात समझो जरा, बात समझना जरा। अगर मैं इसको लेता हूं, बताओ कितने मल्टीपल बॉन्ड मिले? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब आइदर डबल और ट्रिपल, तो 2 मल्टीपल मिले, एक डबल और एक ट्रिपल, 2 मिले ना। अगर मैं नीचे वाली को लेता हूं, बताओ कितने मल्टीपल बॉन्ड मिले? फिर आप कहेंगे 2 ही मिले। लेकिन लेकिन अगर मैं यहां पे इसको ले लेता हूं मेन चेन, तो मल्टीपल बॉन्ड फिर भी 2 ही मिले, लेकिन पिछली बार 4 कार्बन मिल रहे थे, इस बार मल्टीपल बॉन्ड 2 हैं और साथ में 5 कार्बन मिले हैं। तो जब हर बार 2 ही मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं और 2 कार्बन मिल रहे थे, इस बार मल्टीपल बॉन्ड 2 मिलने के साथ 5 कार्बन मिल गए, तो ये राइट सिलेक्शन है। बोलो 7 समझ में आ गया? चलो 8th देखो, 8th, ओके 8th नंबर।
8th में अगर देखें तो पहली बात तो COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना कंपलसरी है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन है। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऊपर जाऊं या नीचे आऊं, ऊपर या नीचे, ऊपर। उसका रीजन ये है कि देखो ऊपर कार्बन 4 मिल रहे हैं, ऊपर मल्टीपल बॉन्ड है, नीचे भी मल्टीपल बॉन्ड। पहले अपन मल्टीपल बॉन्ड देख, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिल गया, मल्टीपल बॉन्ड ऊपर भी था, मल्टीपल बॉन्ड 1 नीचे भी था। नंबर ऑफ कार्बन ऊपर भी 4 नीचे भी का 4। डबल बॉन्ड दोनों में मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 पे पड़ रहा था, यहां भी 1 2 3 पे, तो इससे फर्क नहीं पड़ा। तो जब लास्ट तक कोई डिफरेंस नहीं हुआ तो डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी देंगे, इसलिए ऐसा किया। अब मैं एक काम करता हूं, 8 से मिलते जुलते कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे 9th। भैया ये तो क्लियर है कि COOH के कार्बन को मेन चेन में लेना है। अब आप बताइए, ऊपर आपको डबल मिल रहा है, नीचे ट्रिपल मिल रहा है, तो क्या करें? डायरेक्ट डिसाइड कर लें कि डबल की प्रायोरिटी ज्यादा है, डबल चले जाएं, या उसके आगे देखें कि भैया नंबर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड दोनों जगह मिल रहा है। अब अगली प्रायोरिटी क्या है? मल्टीपल बॉन्ड के बाद अगली प्रायोरिटी क्या है? मल्टीपल बॉन्ड के बाद अगली प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन है, और नंबर ऑफ कार्बन नीचे ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए नीचे जाएंगे। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा इसलिए ज्यादा जाएंगे। चलो एक एग्जांपल और मैं इसी में लेता हूं, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है 10। एक बात तो क्लियर है कि COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। अब ऊपर भी मल्टीपल बॉन्ड, नीचे भी मल्टीपल बॉन्ड। चलो अब आप लोग डिसाइड करके बताओ। अच्छा देखो, मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड में है, नंबर ऑफ कार्बन ऊपर और नीचे सेम है, नंबर ऑफ कार्बन ऊपर और नीचे सेम है, ठीक है। तो फिर क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो देख लो एक बार फिर से आता हूं मैं उस पुरानी स्लाइड में। नंबर ऑफ कार्बन के बाद देखते थे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो अब सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, ऊपर जाएंगे तो नीचे वाला सब्स्टिट्यूएंट, नीचे है तो ऊपर सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड हमें 3 पे मिलता है, और नीचे आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 4 पे मिलता है। यही है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, कि लोकेंट कहां पे पास पड़ रहे हैं, यहां पास पड़ रहे हैं तो ये मेन चेन हो गई। अब मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूं एक एग्जांपल लेने के लिए, कि जैसे ये ऐसा होता, अगर ऐसा होता, ये, तो जो लोग ये सोचते हैं कि डबल और ट्रिपल में डबल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उनका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे? यहां पे देखिए, COOH को तो लेना ही पड़ेगा मेन चेन में, COOH के कार्बन को, यहां से। अब ऊपर भी मल्टीपल बॉन्ड, नीचे भी मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन भी इक्वल है, तो फिर क्या देखेंगे? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन पास पड़ रहा है। नीचे जाने पर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पे पड़ रहा था, जबकि यहां पे ऊपर जाने पर मल्टीपल बॉन्ड 3 पे पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डबल और ट्रिपल में प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है जो ज्यादा पास पड़े। जब इक्वल होंगे केवल तभी इन और आइन में इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है क्या? बिल्कुल इस बार ऊपर वाली चेन लेंगे, बिल्कुल सही है, ऊपर वाली चेन लेंगे। अब इसी सीरीज का एक लास्ट एग्जांपल, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो COOH की है, सो यू विल हैव टू इंक्लूड दिस कार्बन इन मेन चेन। अब बताओ, ऊपर मिलेगा क्लोरो, नीचे मिलेगा ब्रोमो, किधर जाएं? क्लोरो की तरफ या ब्रोमो की तरफ? क्लोरो या ब्रोमो? ब्रोमो। रीजन ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो की प्रायोरिटी क्लोरो से ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 12, सबसे पहला काम है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डिसाइड करना। तो भैया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो NH2 है यहां पे। अब अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नॉन कार्बन कंटेनिंग है तो हमें केवल यह देखना है कि वो मेन चेन से जुड़ा होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में कार्बन होता तो उसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना था, और अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नॉन कार्बन कंटेनिंग है तो वहां पे हमें केवल देखना है कि मेन चेन से अटैच्ड होना चाहिए। जैसे
डबल बॉन्ड को मेन चेन में ले लिया, और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ले जाके यहां पे रोक देते हैं कि सर ये हो गई मेन चेन, ये वाली। तो आपको समझना है ये मेन चेन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पे मेन चेन को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं यहां तक। तो यहां पे मेन चेन 4 कार्बन की नहीं बल्कि 5 कार्बन की होगी। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी मेन चेन होगी वो हमेशा 1 डिग्री कार्बन से शुरू होती है और 1 डिग्री कार्बन पे खत्म होती है। आगे तक एक्सटेंड हो सकती है तो एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन की नहीं 5 कार्बन की होगी, 4 कार्बन की नहीं बल्कि 5 कार्बन की। कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा कर सकते थे, यहां पे हम इस तरह से मेन चेन इसको ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस मेन चेन में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ही नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर इसको ले लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 फिर 5 तक आगे बढ़ सकती है, इसलिए 5 तक आगे बढ़ाएंगे और ये हमारे पास मेन चेन होगी, ठीक है। तो ये मेन चेन होगी। नंबरिंग कहां से करेंगे ये अपन आगे देखेंगे, अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव केवल क्या है कि हम मेन चेन सेलेक्ट कर पाए, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे ये अपन बाद में देखेंगे।